एपिसोड 91 टू 100। चांदी की लोमड़ी की रक्तरेखा सक्रिय हुई। जब आर्यन चौथी मंजिल पर पहुंचा तो वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि पुस्तकालय में एक प्रतिबंध की परत थी। उस तरह का प्रतिबंध ज्यादातर एक प्रकार का सरणी गठन था। तथाकथित सरणी गठन एक विशेष ऊर्जा थी जो विशेष रूप से परिष्कृत अयस्कों का उपयोग करके उत्पन्न होती थी, जो एक निश्चित मार्ग में संचालित होती थी। उस विशेष ऊर्जा में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप थे। हालांकि ये किसी भी रूप में हो, ये जबरदस्त शक्ति के साथ फट सकता है। सरणी विभिन्न क्षेत्रों में छिपी उच्च स्तरीय साधना विद्याओं की सुरक्षात्मक छतरी थी और यह सुरक्षा की पहली पंक्ति भी थी। इसलिए इसे आमतौर पर 9 प्रांतों के गठबंधन के शीर्ष सरणी विशेषज्ञों द्वारा अनुबंधित और बनाया गया था। यही कारण था कि हालांकि बलवंत एक परम महागुरु था, उसके पास आसानी से साधना विद्या को चुराने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि आर्यन के पास निदेशक की स्वीकृति थी, इसलिए वह आसानी से चौथी मंजिल में प्रवेश कर सका। चौथी मंजिल पर काफी लोग थे और वह जितने लोगों के बारे में सोचता था उससे थोड़ा ज्यादा ही थे। लगभग 100 से 200 लोग थे। वे लोग निश्चित रूप से नीचे के लोगों की तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि यहाँ हर एक व्यक्ति कम से कम सामान्य अवस्था 5वीं ग्रेड से ऊपर था और इसमें सामान्य अवस्था 5वीं ग्रेड शामिल नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वे लोग सभी जयपुर शहर के चमत्कार थे। अगले कुछ दशकों में ये बहुत संभव था कि वे आंतरिक अवस्था में आगे बढ़ेंगे। जब आर्यन पहुंचा तो कई निगाहें उस पर पड़ीं। जब उन्होंने देखा कि उसने केवल अपनी सामान्य अवस्था दूसरी ग्रेड की आभा का खुलासा किया है तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी भौहें थोड़ी उठा लीं, कुछ हद तक उलझन महसूस कर रहे थे। बेशक वे भ्रमित थे। उसके जैसे सामान्य अवस्था दूसरी ग्रेड के कचरे के पास चौथी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता कैसे हो सकती थी। आर्यन ने भीड़ की परवाह नहीं की। वह सीधे चला गया और उन किताबों की तलाश शुरू कर दी जो वह चाहता था। कहने की जरूरत नहीं है, चौथी मंजिल पर कई आश्चर्य थे। आर्यन अभी अभी किताबों की एक शेल्फ के सामने पहुंचा था। उसने अभी अभी अपना हाथ बढ़ाया था और इसे किताबों में से एक पर रखा था। अगले सेकंड में उसके शरीर में आत्मशक्ति की स्वर्ण पोथी हिंसक रूप से हिल गई। इससे वह थोड़ा हक्का बक्का रह गया। तुरंत बाद वह खुश हो गया और इसे बाहर निकालने के लिए पहुंचा। वह हथियार शोधन की कला पर एक किताब नहीं थी, बल्कि वार करने की तकनीकों पर एक किताब थी। आर्यन ने पहले वार करने की तकनीकों पर थोड़ा अभ्यास किया था, इसलिए उसे बहुत सारी बुनियादी साधना विद्या नहीं मिली। केवल 2 किताबें थीं। उसे तीसरी किताब यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने इसका बहुत जल्दी अध्ययन किया और इसे अपनी आत्मशक्ति में अंकित कर दिया। उसके बाद उसने कलाकृति शोधन तकनीकों की तलाश जारी रखी। उस प्रक्रिया के दौरान वह कभी कभी एक बुनियादी साधना विद्या का सामना करेगा जो अन्य श्रृंखलाओं में शामिल नहीं थी, लेकिन स्वर्ण पोथी में शामिल नहीं थी। जब से आर्यन ने सप्तर्षि महर्षि का अभ्यास किया था, उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह बहुत सक्रिय था। इसलिए वह बहुत स्पष्ट था कि यहाँ वितरण दर और भी अधिक थी। यह नीचे की तुलना में लगभग 10 से 15 गुना अधिक थी। दूसरे शब्दों में, कोई केवल 10,000 किताबें पढ़कर एक बुनियादी साधना विद्या पा सकता था। उस जगह में किसी को एक को खोजने के लिए केवल 1000 किताबें पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह समझ में आया। ये सभी अतिमानव स्तर से ऊपर की साधना विद्या थीं, जबकि नीचे की सभी मूल रूप से साधारण थीं। साधना विद्याओं की नक्काशी और विकास के लिए योद्धा को पर्याप्त अनुभव और एक निश्चित स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। साधारण साधना विद्याओं में एक निम्न प्रवेश स्तर की नींव थी, इसलिए निश्चित रूप से कई लोग होंगे जो उनकी नकल करेंगे। कुछ सामान्य अवस्था तीसरे या चौथे ग्रेड के मार्शल कलाकार साधारण साधना विद्याओं को अनुकूलित करने में सक्षम हो सकते हैं। जहां तक अतिमानवों का सवाल है, उन्हें अनुकूलित करने में सक्षम होने के लिए महागुरु रैंक से ऊपर के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इस तरह साधना विद्याओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अनजाने में छोड़ी गई किताबों का एक बड़ा हिस्सा आर्यन के लिए हटा दिया गया था। हालांकि अतिमानव स्तर की साधना विद्या पढ़ने में साधारण स्तर की साधना विद्याओं की तुलना में निश्चित रूप से धीमी थी, आर्यन के लिए वह छोटा सा अंतर लगभग नगण्य था। आखिरकार उसकी साधना पहले से ही बहुत अधिक थी। थोड़ी सी समझ के साथ वह इसे बहुत जल्दी समझ पाएगा। हालांकि आर्यन मुख्य रूप से अभी भी कलाकृति शोधन तकनीकों की तलाश कर रहा था। आधे दिन के समय में उसे कलाकृति शोधन के लिए मोटे तौर पर 3 और बुनियादी साधना विद्या मिली। इस तरह से उसके पास पहले से ही हथियार शोधन तकनीकों के लिए 8 बुनियादी साधना विद्या थीं। हालांकि आत्मशक्ति की स्वर्ण पोथी ने अभी तक एक हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी नहीं निकाली थी। उसे नहीं पता था कि उसे संश्लेषित करने में सक्षम होने से पहले और कितने की आवश्यकता होगी। डिंग! बहुत जल्दी घंटी की आवाज बज गई जो पुस्तकालय के बंद होने का संकेत दे रही थी। हालांकि आर्यन आज काम पर नहीं गया था, फिर भी उसे रात में पुस्तकालय बंद होने पर जाना पड़ा। संक्षेप में अपनी चीजों को पैक करने के बाद आर्यन ने सभी का अनुसरण किया और चौथी मंजिल को छोड़ दिया।
निदेशक द्वारा दी गई स्वीकृति के साथ उसने अनुमान लगाया कि वह अगले महीने में धन्य होगा और समय समय पर चौथी मंजिल पर पढ़ने आ सकता था। यह अद्भुत था। हालांकि जब आर्यन चौथी मंजिल से बाहर निकला और नीचे हॉल में पहुंचा तो दरवाजे से एक सायरन की आवाज आई। उसके बाद कई सैनिक दल के सदस्य अंदर घुस गए। आर्यन मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी भौहें थोड़ी उठा लीं। क्या हो रहा है? गुंजन ने भीड़ से उस पर एक नजर डाली और चुपचाप उसे याद दिलाने के लिए आगे बढ़ा। पुराने आर्यन, जल्दी से निकल जाओ। तुम्हारे पुस्तकालय ने एक नक्षत्र पशु के उतार चढ़ाव का पता लगाया है। आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। पुस्तकालय में एक नक्षत्र पशु का उतार चढ़ाव था। उसे क्यों नहीं लगा? जैसे ही वह एक झटके में था, एक चांदी सफेद लोमड़ी की आकृति अचानक ऊपर से नीचे कूद गई। ये रही, ये वहां है, जल्दी इसे पकड़ो। पूरा पुस्तकालय तुरंत अराजकता में फेंक दिया गया। लोग उन्मत्त रूप से बाहर भाग गए जबकि सैनिक सदस्य लोमड़ी का उन्मत्त रूप से पीछा करने लगे। चांदी सफेद लोमड़ी ने भीड़ पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखें दर्द और उदासी से भरी थीं। उसकी छोटी आंखों पर आंसुओं के निशान भी दिखाई दे रहे थे। जब उसकी आंखें आर्यन की नजर से मिलीं, तो वह अचानक सिकुड़ गई और तुरंत दूर कूद गई। वह नजर घबराहट और आत्मनिंदा से भर गई, जैसे कि वह आर्यन को उस तरह से बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। हालांकि आर्यन समझ गया, वह एक नक्षत्र पशु नहीं था, वह निखिल पटेल था। निखिल पटेल के पास चांदी की लोमड़ी कबीले की गहरी रक्तरेखा थी। पिछली बार जब रुद्र की आत्मा के शरीर ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो उसने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उसके शरीर में चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु की रक्तरेखा धीरे धीरे सक्रिय हो गई। एक बार जब नक्षत्र पशु की रक्तरेखा सक्रिय हो गई, तो यह बहुत संभव था कि यह मानव रक्तरेखा को खा जाए और उन्हें एक नक्षत्र पशु बना दे। यही कारण था कि दुनिया के सभी देश पशु मानवों से बहुत सावधान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे कब अस्थिर हो जाएंगे या क्यों वे एक बड़ा बदलाव करेंगे। हालांकि आर्यन ने पहले ही निखिल पटेल की चांदी की लोमड़ी की रक्तरेखा को दबाने के लिए एक उपचार साधना विद्या का उपयोग किया था। इसका असर क्यों खत्म हो गया? उस समय उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग खोज करने के लिए किया था। रुद्र ने पहले ही कोई मानसिक छाप नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसके लिए निखिल पटेल को बदलना असंभव था। उसी क्षण पुस्तकालय में हंगामा पहले ही धीरे धीरे बंद हो गया था। केवल कुछ देर तक चलने वाली आवाजें बची थीं। सैनिक दल के सदस्य सभी उस दिशा में पीछा करते रहे जहां निखिल पटेल भाग गया था। आर्यन अनुमान लगा सकता था कि एक बार जब निखिल पटेल को पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या होगा। एक पल के लिए सोचने के बाद आर्यन ने सभी का अनुसरण किया और पुस्तकालय को छोड़ दिया। गुरु ध्रुव आधी रात को आया और चांद आकाश में ऊंचा लटक रहा था। गुरु ध्रुव अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर राज्यपाल के निवास के आंगन में घास पर खड़ा था और आकाश को देख रहा था। देवेश उसके पीछे खड़ा था और सावधानी से कह रहा था, अंकल, अभी अभी सैनिक से खबर आई है। उन्हें पुस्तकालय में एक नक्षत्र पशु मिला। उसके परिवार के प्रकार को देखते हुए ये चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु कबीले से संबंधित लगता है। चांदी की लोमड़ी मुझे मिल गया, गुरु ध्रुव ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का एक संकेत था। अब तुम जा सकते हो। यहाँ एक मेहमान है, तुम्हारे लिए यहाँ रहना उपयुक्त नहीं है। जी, देवेश ने जवाब दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसके चाचा की कोई बुरी भावना नहीं होगी। कुछ ही देर बाद एक तेज हवा चली और आंगन में पौधे हिलने लगे। गुरु ध्रुव के कपड़े हवा में फड़फड़ाने लगे, जिससे वह अधिक अलौकिक लग रहा था। वेदिका, बहुत समय बाद तुम्हें नहीं देखा। एक आवाज चुपचाप उसके कानों में घुस गई, जिसमें 30% यादें, 30% नाराजगी, 30% हत्या का इरादा और 10% प्यार था। देवेश, जो अपने कमरे में छिपा हुआ था, दरवाजे की दरार से देखा और अचानक चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। आंगन में एक युवा महिला जो फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थी, नंगे पैर चुपचाप आ गई थी। हालांकि जिसने देवेश को चौंका दिया वह नहीं था, बल्कि उसकी पीठ पर 6 चांदी की लोमड़ी की पूंछें थीं। वह एक नक्षत्र पशु थी और एक मानव रूप में। उसकी ताकत असाधारण थी। गुरु ध्रुव ने थोड़ा आह भरी। वेदिका, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। नक्षत्र पशु और मनुष्य हमेशा विपरीत पक्षों पर थे। चांदी की लोमड़ी कबीले और मनुष्य हमेशा एक दूसरे से बाहर रहते थे। अगर तुम मानव क्षेत्र में कदम रखती हो तो तुम निश्चित रूप से चांदी की लोमड़ी कबीले के प्रति मनुष्यों के डर और शत्रुता को आकर्षित करोगी। ढोंग करना बंद करो। उस समय चांदी की लोमड़ी कबीले की राजकुमारी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम्हारे मनुष्यों के लिए एक बेटे को भी जन्म दिया। क्या तुम सभी ने उसे वैसे ही नहीं मार डाला? तब से चांदी की लोमड़ी कबीला अब तटस्थ नहीं रहेगा। मनुष्यों और चांदी की लोमड़ी कबीले के बीच टकराव लंबे समय से एक पूर्व निष्कर्ष बन गया है। गुरु ध्रुव की आंखों में उदासी का एक संकेत चमक गया। क्या हमें वास्तव में ऐसी स्थिति में समाप्त होना पड़ेगा? क्या तुम्हें ऐसा कहने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती?
यह मनुष्यों की संकीर्ण दृष्टि और उनके अज्ञानी मूर्ख दिमाग है जिन्होंने इस स्थिति का कारण बना। ये चांदी की लोमड़ी कबीले के कारण नहीं हुआ था। गुरु ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। तुम सही हो। हालांकि एक मानव महागुरु के रूप में मैं निश्चित रूप से चांदी की लोमड़ी कबीले को मनुष्यों के क्षेत्र में नियंत्रण से बाहर नहीं होने दूंगा। अगर तुम 9 प्रांतों को नहीं छोड़ती तो मैं केवल कार्रवाई कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। वेदिका ने अपना हाथ उठाया और गुरु ध्रुव पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। गुरु ध्रुव ने भी जवाबी हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। दोनों हथेलियां टकरा गईं। एक पल में उनके चारों ओर का पूरा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र फट गया। सदमे की लहरें तेज हवाओं में बदल गईं जो सभी दिशाओं में बिखर गईं। अत्यंत मजबूत राज्यपाल का निवास, जो विशेष सामग्री के साथ बनाया गया था, तुरंत जड़ से उखड़ गया। अंकल, देवेश ने सदमे में चिल्लाया। अन्य कर्मचारी भी इतने डर गए थे कि उनके चेहरे मृत पीले थे। गुरु ध्रुव की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह व्याकुलता वेदिका द्वारा पकड़ी गई। उसके हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर फिर से निकल गई और विशाल बल तुरंत गुरु ध्रुव पर चिपक गया। धमाका! गुरु ध्रुव ने एक मुंह रख थूक दिया और उसे एक टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया गया। वेदिका ने उसे नहीं मारा। एक भारी वार के बाद वह प्रकाश की एक चमक में बदल गई। अगर मुझे राजकुमारी का बेटा मिल गया तो जयपुर शहर सुरक्षित रहेगा। अगर उसे कुछ भी होता है तो मैं चाहता हूं कि पूरा जयपुर शहर उसके साथ दफन हो जाए। देवेश जल्दी से दौड़ा और गुरु ध्रुव को ऊपर उठाने में मदद की। अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए? गुरु ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक लंबी आह भरी। सुगंधा को उस चांदी की लोमड़ी की रक्तरेखा का पीछा करना बंद करने की सूचना दें। उसे खोजने के बाद जाना चाहिए। जी। उसी समय सैनिक दल के सदस्य जयपुर शहर की सड़कों से एक चांदी की लोमड़ी का पीछा कर रहे थे। इसे पकड़ो, जल्दी, इसे भागने मत दो। चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु डर गया था और केवल अपने जीवन के लिए दौड़ सकता था, जिससे सड़कों पर अराजकता फैल गई। जब वह एक गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो एक विशाल बल ने अचानक उसे अंधेरे में खींच लिया। गर्जना! उसने एक कम दहाड़ लगाई जो खतरे से भरी थी, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष की असली उपस्थिति को देखा तो वह तुरंत दंग रह गया। उसके बाद उसका शरीर एक हल्की सफेद रोशनी में अपने मानव रूप में लौट आया। वह निखिल पटेल था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत उदास थी और दर्द का एक निशान भी था। पर्यवेक्षक आर्यन। पर्यवेक्षक आर्यन। आर्यन ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये बात करने की जगह नहीं है। चलो पहले चलते हैं। ये कहने के बाद आर्यन मुड़ा और चला गया। निखिल पटेल ने अपने दांत पीस लिए और फिर भी उसका पीछा किया। पीछे सैनिक दल के सदस्य गली के प्रवेश द्वार से गुजर गए, लेकिन वे अंदर नहीं घुसे। उस गली को पहले ही आर्यन की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। वे दोनों आर्यन के निवास पर लौट आए। निखिल पटेल बहुत उदास लग रहा था और अपराध का एक निशान भी था। मुझे खेद है, सर। मैंने आपसे झूठ बोला। निखिल पटेल के स्वर में सिसकने का एक निशान था। ये देखा जा सकता था कि वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। हर किसी के अपने छोटे रहस्य होते हैं। आर्यन की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी और कोई यह नहीं बता सकता था कि वह बिल्कुल भी गुस्से में था। निखिल पटेल ने कुछ संदेह के साथ कहा, सर, क्या ये हो सकता है कि आप गुस्से में नहीं हैं? मैंने अपनी पहचान छिपाई। आर्यन ने उसे एक स्प्राइट का कैन फेंक दिया और खुद एक खोला। कुछ भूख के बाद आर्यन ने कहा, क्या तुमने कभी मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है? निखिल पटेल दंग रह गया और जल्दी से सिर हिलाया। मैं पर्यवेक्षक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करूंगा? आप मेरे साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हैं। मैं आपका आभारी हूं। चूंकि ऐसा है तो क्या ये तय नहीं हो गया है? पर्यवेक्षक आर्यन। निखिल पटेल की आंखें एक बार फिर लाल हो गईं। भगवान जानता है कि उसे उस क्षण में किसी की कितनी परवाह और स्वीकृति की आवश्यकता थी, भले ही वह सिर्फ एक छोटा सा हो। अन्यथा उसकी मन की स्थिति वास्तव में राक्षसी मार्ग में गिर सकती है और एक पागल नक्षत्र पशु बन सकती है जो दृष्टि में सब कुछ मार देता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? निखिल पटेल का दिल एक बार फिर से उठ गया। मैं महसूस कर सकता हूं कि एक बल मेरे पास आ रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या दर्शाता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह बहुत भयानक है। बहुत भयानक, एक बहुत शक्तिशाली बल। आर्यन ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। उसने अभी अभी बोलना समाप्त किया था जब निखिल पटेल फिर से कांपने लगा। यह आ रहा है, यह आ रहा है। ये कहने के बाद उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। उसी समय उसके शरीर पर कुछ चांदी सफेद लंबी फर दिखाई देने लगी। एक 9 पूंछों वाली चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु समय समय पर उसके पीछे दिखाई देती थी। पर्यवेक्षक आर्यन, मुझे खेद है। मैं तुम्हें इस गड़बड़ी में शामिल नहीं कर सकता। निखिल पटेल चिल्लाया और खुद को दबाया नहीं। वह एक 9 पूंछों वाली चांदी की लोमड़ी में बदल गया और जल्दी से आर्यन के आंगन से भाग गया। हालांकि वह अभी अभी भागा था जब आकाश से एक विशाल बल नीचे उतरा और उसे कैद कर लिया।
क्या पर्यवेक्षक एक इंसान नहीं था? जब बल ने निखिल पटेल को कैद कर लिया तो वह तुरंत पूरी तरह से निराशा में गिर गया। उसी क्षण उसने खुद से कमजोर और असहाय होने के लिए नफरत की। अगर वह जयपुर शहर में उन महान महान लोगों की तरह शक्तिशाली हो सकता था तो वह कितना अच्छा होता। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह केवल जीने का एक मौका चाहता था, पर्यवेक्षक की तरह, सभी साधारण लोगों की तरह जीने का एक मौका। दुर्भाग्य से वास्तविकता क्रूर थी। वह जानता था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह प्रतिरोध छोड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। कमजोरी ही मूल पाप था। अलविदा पर्यवेक्षक, अलविदा पुस्तकालय में सहकर्मी, अलविदा दुनिया। हालांकि उसी क्षण निखिल पटेल ने अपने कान के पास एक हल्की आवाज सुनी। उसके बाद एक हिंसक विस्फोट तुरंत पूरे हवा में फट गया। विस्फोट के बाद विशाल ताकत जिसने उसे रोका था तुरंत हवा में गायब हो गई। यह निखिल पटेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल आर्यन पहले ही आंगन से बाहर निकल चुका था। पर्यवेक्षक आर्यन, उसी क्षण भले ही उसके पास एक सुआ का दिमाग था, वह स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगा सकता था। पहले ये पर्यवेक्षक था जिसने उसे बचाया। हालांकि पर्यवेक्षक की ताकत सामान्य अवस्था दूसरी ग्रेड थी, है ना? उसने अभी तक अपनी आत्मशक्ति को भी सक्रिय नहीं किया था। जिस ताकत ने उसे अभी अभी कैद किया था वह निश्चित रूप से आंतरिक अवस्था से ऊपर थी। पर्यवेक्षक, क्या उसने अपनी साधना छिपाई? इसके अलावा वह एक महागुरु मार्शल कलाकार भी हो सकता है। आकाश, पर्यवेक्षक कितने साल का था? वह मुश्किल से 21 साल का था। 20 की उम्र में एक महागुरु मार्शल कलाकार, क्या यह एक मजाक था? ये 100% निश्चित था कि वह जयपुर शहर में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 व्यक्ति था। नहीं, यह एक अतिशयोक्ति थी। पूरे मध्य प्रदेश, पूरे 9 प्रांतों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में पर्यवेक्षक की प्रतिभा सबसे अच्छी में से एक थी। आर्यन ने उसकी उपेक्षा की। वह निखिल पटेल से अपनी पहचान उजागर करने से डरता नहीं था। उसके पास निखिल पटेल को इस मामले के बारे में भूलने के लिए अनगिनत तरीके थे। इसके अलावा भले ही वह निखिल पटेल को नहीं भूलने देता, उसके चरित्र और उन दोनों के बीच की दोस्ती के साथ आर्यन का मानना था कि वह उसकी पहचान का खुलासा नहीं करेगा। उसने सिर उठाया और आकाश को देखा। एक नंगे पैर वाली महिला जिसने एक लंबी सुंदर पोशाक पहन रखी थी, जिसकी 6 चांदी सफेद पूंछें थीं, धीरे धीरे नीचे उतर गई। दूसरे पक्ष की लोमड़ी की पूंछें देखकर निखिल पटेल पूरी तरह से दंग रह गया। ये स्पष्ट था कि वे एक ही जाति के थे। चांदी की लोमड़ी, पर्यवेक्षक आर्यन, वह भी चांदी की लोमड़ी कबीले की सदस्य है। हालांकि उसके पास केवल 6 पूंछें क्यों हैं? उसके पास मेरे जितनी पूंछें नहीं हैं। निखिल पटेल मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा उलझन में महसूस किया। आर्यन, दूसरी ओर, ने उदासीन रूप से कहा, तुम और वह अलग हो। तुम चांदी की लोमड़ी कबीले के शाही परिवार के सदस्य होने चाहिए। इसलिए अपनी रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद तुम 9 पूंछों के साथ पैदा हुए थे। जहां तक साधारण चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशुओं का सवाल है, वे पूंछों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल खुद पर अपनी साधना बढ़ाने के लिए भरोसा कर सकते हैं। उसके पास पहले से ही 6 पूंछें हैं। इसका मतलब है कि वह एक साधारण चांदी की लोमड़ी कबीले की सदस्य है, लेकिन उसकी साधना कम से कम परम महागुरु रैंक में है। आर्यन हर दिन किताबें पढ़ता था और उसने जो अजीब ज्ञान जमा किया था वह लंबे समय से एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। निखिल पटेल तुरंत मौके पर दंग रह गया। एक परम महागुरु, ये किस तरह का मजाक था? अगर ऐसा था तो पर्यवेक्षक ने आसानी से दूसरे पक्ष की ताकत को बेअसर कर दिया। इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक भी एक परम महागुरु है, एक 20 साल का परम महागुरु। उसने सोचा था कि आर्यन केवल एक महागुरु था। अंत में उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन वास्तव में सिर्फ एक महागुरु नहीं था बल्कि एक परम महागुरु था। वह पर्यवेक्षक निश्चित रूप से दुनिया में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 व्यक्ति था। वह पर्यवेक्षक जो आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाता था, केवल किताबें पढ़ना जानता था और पूरी तरह से हानिरहित था, वास्तव में इस तरह का एक दुर्जय अस्तित्व था। उसी क्षण निखिल पटेल ने जीवन पर संदेह करना शुरू कर दिया। क्या ये हो सकता है कि पर्यवेक्षक एक इंसान नहीं था? इंसान इतने मजबूत नहीं हो सकते। आकाश में वेदिका धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसकी नजर ने कुछ सतर्कता का खुलासा किया क्योंकि उसने सीधे आर्यन को घूर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक परम महागुरु होगा। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। आर्यन ने उसे उदासीन रूप से देखा। अगले ही पल एक परम महागुरु की आभा एक ज्वार की लहर की तरह थी जो सभी दिशाओं में बाहर निकल रही थी। कोई अनावश्यक बकवास नहीं थी, न ही उसके साथ संवाद करने का कोई इरादा था। हर कोई जिसने उसे एक कदम उठाते हुए देखा था, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मरना पड़ा। इसके अलावा दूसरा पक्ष यहाँ निखिल पटेल को पकड़ने के लिए था। उस आभा के दबाव को महसूस करते हुए वेदिका जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की।
उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी 10 उंगलियां पार हो गईं। उसने तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया, अपने शरीर में ताकत को साधना विद्या को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी साधना विद्या को सक्रिय कर पाती, उसकी आंखों के सामने एक तलवार की किरण जल्दी से दिखाई दी। तलवार की किरण बड़ी और बड़ी हो गई। धमाका! तलवार की किरण आकाश में फट गई, जो चमकदार आतिशबाजी के एक गोले में बदल गई जिसने वेदिका को सीधे राख में उड़ा दिया। निखिल पटेल का चेहरा हिंसक रूप से हिलने लगा। एक परम महागुरु को पर्यवेक्षक की तलवार की किरण द्वारा तुरंत मार दिया गया। पर्यवेक्षक तर्कसंगत होने के लिए बहुत शक्तिशाली था, है ना? क्या ये हो सकता है कि वह एक परम महागुरु से भी आगे निकल गया था? हालांकि निखिल पटेल आर्यन के कारण ज्यादा चौंक नहीं गया था। अगले ही पल हवा में वेदिका फिर से जीवित हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आए। वह पहले जैसी ही थी। एकमात्र अंतर यह था कि उसकी एक लोमड़ी की पूंछ गायब थी। जीवन प्रतिस्थापन तकनीक। चांदी की लोमड़ी कबीले की जन्मजात दिव्य क्षमता चांदी की लोमड़ी की रक्तरेखा की उपचार साधना विद्या का समापन थी। साधना के माध्यम से वे अपनी पूंछों में अपने स्वयं के जीवन सार को संग्रहित करेंगे। एक बार जब वे एक हमले का सामना करते थे जिससे वे समय पर बच नहीं सकते थे, तो उनकी पूंछें उनके मूल शरीर की जगह ले लेंगी और सभी हमलों को अवशोषित कर लेंगी। हालांकि हर बार जब वे जीवन प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग करते थे, तो उनकी एक पूंछ खो जाती थी। अगर वे एक पूंछ को फिर से बनाना चाहते थे, तो उन्हें 100 साल से अधिक के प्रयास की आवश्यकता होगी। अगर उसकी सभी पूंछें खो गईं, तो चांदी की लोमड़ी का जीवन भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हफ हफ, वेदिका ने तीव्रता से सांस ली। उसका छोटा चेहरा पहले से ही मोम की तरह पीला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जयपुर शहर में इतना शक्तिशाली अस्तित्व था। नहीं, मैं उसके साथ सिर पर नहीं जा सकती, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। पहले, हालांकि जैसे ही वह युद्धविराम के लिए पूछने वाली थी, इससे पहले कि वह शब्द कह पाती, आर्यन ने एक और तलवार की किरण को बाहर निकाला, जिससे वह एक बार फिर से एक खूनी धुंध में उड़ गई। उसे मारने के बाद आर्यन ने उसके बगल में निखिल पटेल से कहा, तुम्हारे चांदी की लोमड़ी कबीले की प्रतिस्थापन तकनीक के कारण उपयोगकर्ता हर बार जब तुम उसे काटते हो तो एक पूंछ खो देगा। इसलिए तुम्हें उसे कुछ और बार मारना होगा इससे पहले कि वह वास्तव में मर जाएगी। निखिल पटेल ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद वेदिका फिर से जीवित हो गई। निखिल पटेल ने तुरंत आकाश की ओर इशारा किया और कहा, पर्यवेक्षक आर्यन, देखो, वह फिर से जीवित हो गई है। मुझे पता है। ये कहने के बाद आर्यन ने एक और तलवार की किरण बाहर निकाली। चमकदार सुनहरी रोशनी ने एक बार फिर हमला किया। वेदिका पहले से ही निराशा में थी। वह जानती थी कि वह इस तरह से जारी नहीं रख सकती थी। अगर यह जारी रहा तो भले ही उसके पास 100 जीवन या 10,000 जीवन थे, तो भी वह आर्यन के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण क्षण में वेदिका ने तुरंत अपनी एक पूंछ जला दी। अगले ही पल उसके शरीर को एक बार फिर से मौके पर आर्यन द्वारा उड़ा दिया गया। कोई और तरीका नहीं था। आर्यन की गति वास्तव में बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि उसने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया। वह जगह जहां वह जीवित हुई वह तय थी और आर्यन के हर हमले ने उसी क्षण तक पहुंचा जब वह जीवित हुई। बहुत जल्दी वेदिका एक बार फिर से जीवित हो गई। जहां तक उसकी पूंछ का सवाल है, प्रज्वलन और जीवन संरक्षण के कारण उसने एक पंक्ति में 2 पूंछों का उपयोग किया था। अब केवल 2 पूंछें बची थीं। दूसरे शब्दों में, अगर आर्यन द्वारा उसे 2 बार और मारा गया तो वह पूरी तरह से मर जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, जिस क्षण वह जीवित हुई, आर्यन का अगला हमला पहले ही आ चुका था। हालांकि तलवार को वेदिका के शरीर पर वार करने का समय नहीं मिला। अचानक आकाश से बिजली गिरी और सीधे तलवार की किरण पर फट गई। एक पल में इसने आर्यन की तलवार की किरण को फाड़ दिया। वेदिका ने राहत की सांस ली, जबकि निखिल पटेल की अभिव्यक्ति घबरा गई। केवल आर्यन शांत रहा। उसने केवल उदासीन रूप से आकाश को देखा और कोई कदम नहीं उठाया। कुछ ही देर बाद चांदी की रोशनी की एक किरण धीरे धीरे वेदिका के बगल में उतरी। वह एक महिला नक्षत्र पशु थी। वह स्वप्निल और असली थी। उसके पास चांदी के बालों से भरा सिर था और एक महान स्वभाव था जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। जब वेदिका ने उसे देखा तो उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। वेदिका लोमड़ी महारानी को नमन करती है। निखिल पटेल ने आर्यन के सामने फुसफुसाया, पर्यवेक्षक आर्यन, ये चांदी की लोमड़ी कबीले की लोमड़ी महारानी है। हाँ, आर्यन ने हल्के से स्वीकार किया। निखिल पटेल मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें चढ़ा सकता था। पर्यवेक्षक बहुत शांत और बेपरवाह है। वह चांदी की लोमड़ी कबीले की लोमड़ी महारानी थी, लोमड़ी की दुर्गंध नहीं। वह एक मार्शल आर्ट्स चमत्कार था। हालांकि निखिल पटेल को नहीं पता था कि वह कितनी मजबूत थी। वह निश्चित रूप से सिर्फ एक परम महागुरु नहीं थी। पर्यवेक्षक बहुत अहंकारी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्यन का सप्तर्षि महर्षि इसके बारे में बहुत स्पष्ट था।
दूसरा पक्ष केवल एक विभाजित आत्मा शरीर के रूप में आया था। ये रुद्र के आत्मा विभाजित शरीर के समान तर्क था जिसने पहले निखिल पटेल को नियंत्रित किया था। मुख्य शरीर जो ताकत दिखा सकता था वह केवल एक आंतरिक अवस्था छठी ग्रेड परम महागुरु की थी। हालांकि आर्यन की ताकत केवल आंतरिक अवस्था 5वीं ग्रेड थी। उसने सप्तर्षि महर्षि का अभ्यास किया था और उसकी ताकत एक आंतरिक अवस्था 5वीं ग्रेड से कहीं अधिक थी। इसके अलावा उसने पहले ही आंतरिक अवस्था छठी ग्रेड मार्शल आर्ट का सच्चा अर्थ समझ लिया था, इसलिए वह दूसरे पक्ष से बिल्कुल भी डरता नहीं था। इसके अलावा आर्यन को भी पता था कि दूसरे पक्ष का मुख्य शरीर पृथ्वी पर आने की हिम्मत नहीं करता था। तारे वाले युद्ध के मैदान पर वे मार्शल आर्ट्स के चमत्कार भी उपद्रवी नहीं थे। लोमड़ी महारानी ने वेदिका पर एक नजर डाली और फिर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। तुम्हारी साधना विद्या अच्छी है। वेदिका मेरी नौकरानियों में से एक है और सबसे मजबूत प्रतिभा वाली भी एक आंतरिक अवस्था 5वीं ग्रेड परम महागुरु है। फिर भी तुम्हारे हाथों में वह एक चाल भी नहीं चला सकती। हालांकि वेदिका और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारा हमला इतना शातिर है, एक पंक्ति में उसकी 3 पूंछों को तोड़ रहा है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आर्यन ने उदासीन रूप से कहा। मानव जाति के क्षेत्र में घुसना मानव जाति को ऑफेंड करना है। वह मेरे छोटे भाई को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए मैं सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकता। वेदिका ने जल्दी से कहा। मैंने उसे कब नुकसान पहुंचाना चाहा? मैं बस उसे चांदी की लोमड़ी कबीले में वापस लाना चाहती हूं और उसकी रक्षा करना चाहती हूं। वह हमारे चांदी की लोमड़ी कबीले का शाही परिवार है और लोमड़ी महारानी का जैविक पोता है। भले ही मेरे पास 1000 हिम्मत थी, मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगी। लोमड़ी महारानी ने आर्यन पर एक नजर डाली। क्या तुमने सुना, सर? ओह! आर्यन ने एक शब्द उदासीन रूप से थूक दिया जिससे वेदिका मौके पर फट गई। तुमने मुझे 4 पूंछ और 4 जीवन खोने का कारण बना और तुम बस मुझे एक ओह के साथ भेज रहे हो। धमाका! जैसे ही वेदिका के शब्द गिरे, आर्यन ने अपनी तलवार से फिर से वार किया। तलवार का वार बहुत जल्दबाजी में था, इतना कि वेदिका, लोमड़ी महारानी और यहां तक कि निखिल पटेल ने इसका अनुमान नहीं लगाया। अनजाने में वेदिका को एक बार फिर से मारा गया। जब वह फिर से जीवित हुई तो उसकी केवल आखिरी पूंछ बची थी। अब तुम्हारे पास अभी भी एक पूंछ है। आर्यन ने उदासीन रूप से बात की। उसके शब्दों में भावना का कोई निशान नहीं था, जिससे वेदिका डर से कांपने लगी। एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसके पास अभी भी एक आखिरी जीवन बचा था। अगर आर्यन द्वारा उसे फिर से मार दिया गया तो वह पूरी तरह से मर जाएगी। लोमड़ी महारानी ने अपनी आंखों को थोड़ा संकरा कर लिया और सीधे उसके सामने मानव युवा को घूर दिया। मनुष्यों के पास ऐसी उत्कृष्ट एक की एक तरह की तलवार तकनीक कब थी? आर्यन ने उसे चांदी की लोमड़ी कबीले की गरिमा में लोमड़ी महारानी को मदद नहीं कर सकी लेकिन विस्मय की लहर महसूस करने के लिए मजबूर किया। क्या ये हो सकता है कि एक और मानव सम्राट जो तारों वाले आसमान को दबा सकता था और अरबों आकाशगंगाओं पर हावी हो सकता था, वह प्रकट होने वाला था? बहुत देर बाद उसने फिर से बात की, लेकिन उसका स्वर स्पष्ट रूप से बहुत नर्म था। हमारा ये जल्दबाजी के लिए माफी। वेदिका का दिल कांप गया। वह चांदी की लोमड़ी कबीले की गरिमा में लोमड़ी महारानी थी। एक मार्शल आर्ट्स चमत्कार वास्तव में आर्यन जैसे किसी के सामने सिर झुका रहा था और हार मान रहा था। निखिल पटेल ने आर्यन को उन आंखों से देखा जो प्रशंसा से भरी थीं। पर्यवेक्षक बस अद्भुत था। आर्यन ने बात नहीं की, लेकिन लोमड़ी महारानी ने फिर से बात की। इस बार वेदिका केवल मेरे पोते को वापस लाने के लिए आई थी। उसका कोई और बुरा इरादा नहीं है। उसकी रक्तरेखा पहले ही किसी के द्वारा सक्रिय हो चुकी है। अब से वह धीरे धीरे गहराएगा जब तक कि वह पूरी तरह से एक नक्षत्र पशु नहीं बन जाता। हालांकि तुम्हारी साधना मजबूत है, अगर तुम उसे रखने पर जोर देते हो तो तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। मनुष्यों के दिल सबसे संकीर्ण दिमाग वाले होते हैं और अन्य प्राणियों के प्रति सबसे असहिष्णु होते हैं। अगर तुम मेरे चांदी की लोमड़ी कबीले की रक्तरेखा को जारी करने के इच्छुक हो तो मेरा कबीला तुम्हें रक्तरेखा की एक शाही चिकित्सा साधना विद्या प्रभात तारा पद्धति के साथ धन्यवाद देना चाहेगा। आर्यन की आंखें चमक उठीं। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे पक्ष की साधना विद्या में दिलचस्पी थी, बल्कि यह कि वे सही थे। निखिल पटेल ने पहले ही एक नक्षत्र पशु के रूप में अपनी पहचान का खुलासा कर दिया था। अब से वह निश्चित रूप से मानव दुनिया में नहीं रह सकता था। अन्यथा उसे या तो मार दिया जाएगा या प्रयोग करने के लिए कैद कर लिया जाएगा। उससे बेहतर मानव दुनिया को छोड़ना बेहतर होगा। हालांकि ये निखिल पटेल का मामला था और यह निखिल पटेल को तय करना चाहिए। मुझे उस साधना विद्या में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसका तुमने उल्लेख किया है। अगर निखिल पटेल तुम्हारे साथ जाता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वह अनिच्छुक है तो कोई भी उसे आज नहीं ले जा पाएगा। निखिल पटेल का दिल कांप गया और उसकी आंखें मदद नहीं कर सकी लेकिन थोड़ी पानीदार महसूस हुईं। आर्यन को वास्तव में उससे कुछ भी कहना नहीं था। हालांकि आर्यन उसकी तलाश कर रहा था तो वह केवल अपने बारे में कैसे सोच सकता था।
वह आर्यन की सुरक्षा को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। एक बार जब उसे पाया गया तो वह निश्चित रूप से आर्यन के लिए परेशानी लाएगा। इसके अलावा उसकी दादी लोमड़ी महारानी थी, तो वह उसे मारने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगी, है ना। इसलिए एक गहरी सांस लेने के बाद उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लोमड़ी महारानी को देखा और सहमत हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हालांकि तुम्हें वह शाही चिकित्सा तकनीक पर्यवेक्षक आर्यन को देनी होगी। लोमड़ी महारानी थोड़ी मुस्कुराए और उसे नहीं देखा। इसके बजाय उसने आर्यन को देखा। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि निर्णय आर्यन के हाथों में था। आर्यन ने निखिल पटेल पर एक नजर डाली। कुछ भी कहने से पहले सोचो, खुद को मजबूर मत करो। निखिल पटेल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं अब मानव दुनिया में नहीं रह सकता। मैं केवल चांदी की लोमड़ी कबीले में जा सकता हूँ। हालांकि पर्यवेक्षक आर्यन, चिंता मत करो। हालांकि रक्तरेखा के सक्रियण के साथ मैं पूरी तरह से एक नक्षत्र पशु में बदल सकता हूँ। मैं कभी भी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। संश्लेषण की कोई सीमा नहीं थी। आर्यन ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह इतना गंभीर नहीं है। अगर कोई तुम्हें काटता है तो तुम सिर्फ वहां खड़े नहीं रह सकते और उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। बस निर्दोष को मत मारो। निखिल पटेल का दिल हिल गया और वह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सहमत हो गया। चिंता मत करो पर्यवेक्षक आर्यन, तो जाओ। ये कहने के बाद आर्यन मुड़ा और आंगन में चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे शांत जीवन में कोई बाधा पड़े। अगर मेरी पहचान ज्ञात है तो मैं इसका दोष चांदी की लोमड़ी कबीले पर लगाऊंगा। निखिल पटेल ने आर्यन को गहराई से झुकाया। पर्यवेक्षक आर्यन, इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, चांदी की लोमड़ी कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे किसी भी रहस्य का खुलासा नहीं करेगा। लोमड़ी महारानी थोड़ी मुस्कुराए। बच्चे, क्या हम अब जा सकते हैं? निखिल पटेल ने सिर हिलाया। उसके बाद लोमड़ी महारानी ने वेदिका पर एक नजर डाली। वेदिका तुरंत निखिल पटेल को ले आए और हवा में चली गई। जहां तक आर्यन का सवाल है, वह अपने कमरे में लौट आया और चांदी की लोमड़ी कबीले की शाही चिकित्सा साधना विद्या प्रभात तारा पद्धति का अध्ययन करने चला गया। आर्यन ने कभी भी शाही तकनीक शब्द के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह हर दिन पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा था, इसलिए वह ये भी समझ गया था कि महागुरु स्तर से ऊपर अन्य उच्च स्तरीय साधना विद्या थी। प्रचंड तलवार साधना विद्या जिसे उसने पहले संश्लेषित किया था, वह निश्चित रूप से महागुरु स्तर से ऊपर की साधना विद्या थी। अब इसे देखकर वह तकनीक एक शाही तकनीक हो सकती है। शाही तकनीक, आर्यन ने बड़बड़ाया और अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। क्या ये हो सकता है कि उन प्राचीन सम्राटों में से 1000 साल या जो कुछ भी उन्होंने अभ्यास किया वह तथाकथित शाही तकनीक थी? वह महसूस कर सकता था कि प्रचंड तलवार और अन्य साधना विद्याओं के बाद के झटके प्राप्त होने से बहुत दूर थे। उन साधना विद्याओं का अभ्यास करने से निश्चित रूप से कोई भी दिव्य महागुरु रैंक की सीमाओं को तोड़ सकता है और एक उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उच्च स्तर को क्या कहा जाता है। उसने जल्दी से प्रभात तारा पद्धति को पढ़ना समाप्त कर दिया और स्वर्ण पोथी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। एक रात के बाद स्वर्ण पोथी ने इसका अभ्यास समाप्त कर दिया होगा। समय बीत गया और एक रात जल्दी से बीत गई। अगले दिन जब आर्यन अपनी नींद से उठा तो कंबल पहले से ही उसकी दृष्टि रेखा से ऊपर था, जिससे वह बिस्तर के अंत को नहीं देख पा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने प्रभात तारा पद्धति का अभ्यास किया था। जब से उसने अखंड वज्र दिव्य कला सीखी थी, वह हर सुबह जब वह उठता था तो ऐसे दृश्य को देखने का आदी हो गया था। उसकी चेतना आत्मशक्ति की स्वर्ण पोथी में डूब गई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चौंक गया। प्रभात तारा पद्धति का वास्तव में अभ्यास किया गया था, लेकिन प्रभात तारा पद्धति और अमृत चिकित्सा के साथ अंकित साधना विद्याओं ने एक हल्की सुनहरी रोशनी देना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि वे फिर से संश्लेषित होने में सक्षम होने से 1 या 2 साधना विद्या कम थे। क्या ये हो सकता है कि अभी भी अधिक शक्तिशाली साधना विद्या थी जिन्हें शाही तकनीक से ऊपर जोड़ा जा सकता था? इससे आर्यन बहुत खुश हुआ। अगर शाही तकनीक को और संश्लेषित किया जा सकता था तो उसके भविष्य के सुधारों को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाएगा। इसके अलावा इसने परोक्ष रूप से ये भी साबित कर दिया कि अमृत चिकित्सा, प्रचंड तलवार, सुवर्ण पोथी, आकाशास्त्र तलवार, अखंड वज्र दिव्य कला, दिव्य इरादा और सप्तर्षि महर्षि सभी शाही स्तर की साधना विद्या थीं। भविष्य में उन अन्य प्रकार की साधना विद्याओं को शायद फिर से जोड़ा जा सकता है। हालांकि थोड़ी परेशानी थी। साधारण साधना विद्या को खोजना आसान था, लेकिन शाही तकनीकें नहीं थीं। कोई कुछ शाही तकनीकें कहां से प्राप्त कर सकता है? यह शायद पुस्तकालय में भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा बुनियादी साधना विद्या को केवल एक शाही तकनीक में जोड़ा जा सकता था। भविष्य में कोई भी कितनी भी साधारण साधना विद्या पढ़ता, उन्हें स्वर्ण पोथी में नहीं रखा जाएगा और एक और शाही तकनीक में जोड़ा जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी आर्यन ने अपना सिर हिलाया और उस मामले के बारे में और नहीं सोचा।
कौन परवाह करता है, जब गाड़ी पहाड़ तक पहुंचती है तो हमेशा एक रास्ता होगा। जब पानी पुल तक पहुंचता है तो ये स्वाभाविक रूप से सीधा हो जाएगा। क्या एक जीवित व्यक्ति को अज्ञात द्वारा दम भूनता जा सकता है? शांत तरीका किया जाएगा। आर्यन पहले प्रभात तारा पद्धति को आजमाने आया। हालांकि प्रभात तारा पद्धति और अमृत चिकित्सा दोनों शाही चिकित्सा साधना विद्या थी, फिर भी दोनों के बीच एक अंतर था। अन्य साधना विद्याओं की बुनियादी तकनीकों की तरह कई प्रकार थे। प्रभात तारा पद्धति और अमृत चिकित्सा मोटे तौर पर उपचार साधना विद्याओं की शाही तकनीकों को प्रदर्शित करने के दो अलग अलग तरीकों के बराबर थे। अमृत चिकित्सा घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए थी। भले ही इसे मैल में काट दिया गया था, ये पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम होगा। जहां तक प्रभात तारा पद्धति का सवाल है, ये पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। अगर आर्यन ने अपनी ही बांह को काट दिया था, अमृत चिकित्सा की अभिव्यक्ति इसे शरीर में बहाल करना था। जहां तक प्रभात तारा पद्धति की उपचार अभिव्यक्ति का सवाल है, ये सीधे एक नई बांह को पुनर्जीवित करना था। बोलते हुए रुद्र की उपचार साधना विद्या भी बहुत मजबूत लग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी उपचार तकनीक एक शाही साधना विद्या थी, नहीं उसे पता था कि उसकी उपचार तकनीक पूरी तरह से एक अलग शाही तकनीक थी। अगर ऐसा था तो वह अपने नक्षत्र कोर को खोदने और उसे अपनी उपचार साधना विद्या को परिष्कृत करने पर विचार कर सकता था। किसी भी मामले में वह एक अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि कोई बात नहीं, उसने पहले ही एक व्यक्ति के जीवन को बचाया था और उसने आगे के संश्लेषण के मामले के बारे में भी सीखा। यह अंततः एक अच्छा दिन था। सुबह आर्यन ने अपना नाश्ता समाप्त किया और पीहू को पुस्तकालय में काम करने के लिए ले आया। पुस्तकालय में कई लोग चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु के मामले पर चर्चा कर रहे थे। कई लोग इसे फैला रहे थे और वे सभी जानते थे कि चांदी की लोमड़ी नक्षत्र पशु निखिल पटेल था। इससे कई लोगों ने आर्यन की तरफ थोड़ा अलग तरह से देखा। आखिरकार आर्यन आमतौर पर निखिल पटेल के काफी करीब था। सुबह सैनिक दल जांच करने के लिए आया और आर्यन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। सौभाग्य से गुंजन ने उसकी विशेष देखभाल की थी, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की। एक संक्षिप्त चैट के बाद वे अपने अपने घरों में वापस चले गए। गुंजन नहीं आया। वह पहले ही गहन शिविर के विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए चला गया था। जब वह बाहर आया तो उसकी साधना में शायद एक बड़ी वृद्धि होगी। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। आर्यन पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल पर पढ़ने के लिए जाता रहा। वह हर दिन जल्दी आता था और देर से जाता था। वह काम के लिए समय पर घड़ी लगाता था। अगले कुछ दिनों में उसे एक और हथियार शोधन तकनीक मिली। उसके पास पहले से ही 9 बुनियादी हथियार शोधन तकनीकें थीं। उसकी स्वर्ण पोथी में जिस पृष्ठ ने हथियार शोधन तकनीकों को रिकॉर्ड किया था, वह अंततः एक हल्की सुनहरी रोशनी देना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि जब तक उसे एक और बुनियादी हथियार शोधन तकनीक मिलती, वह एक शाही स्तर की हथियार शोधन साधना विद्या को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। उस अवधि के दौरान आर्यन हर रात घर जाएगा और कुछ सामग्री जैसे सुअर का लोहा खरीदेगा। उस रात परिष्कृत करने के बाद वह उसे अगले दिन दुकान पर वापस ले जाएगा। जिन हथियारों को उसने परिष्कृत किया था वे मूल रूप से सबसे अधिक असाधारण ग्रेड के हथियार थे, इसलिए उसे हंगामा करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस दुनिया में शाही तकनीकें ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें साधारण लोग छू नहीं सकते थे। इस प्रकार महागुरु स्तर उच्चतम ग्रेड साधना विद्या, उच्चतम ग्रेड उपकरण और उच्चतम ग्रेड औषधीय गोलियां थीं जिनका कई लोग सपना देखते थे। महागुरु स्तर से नीचे, चाहे वह अतिमानव हो या साधारण, कीमत बहुत अधिक नहीं होगी। हथियारों को एक उदाहरण के रूप में लें। अतिमानव और महागुरु स्तर के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। महागुरु ग्रेड हथियारों की कीमत कम से कम 1 मिलियन थी। जहां तक अतिमानव ग्रेड हथियारों का सवाल है, उनमें से अधिकांश 10,000 से 20,000 के आसपास थे। उनके बीच का अंतर अक्सर 10 से लेकर सैकड़ों गुना तक होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधारण और अतिमानव ग्रेड हथियारों को साधारण कारीगरों द्वारा गढ़ा जा सकता था। केवल महागुरु ग्रेड हथियारों को महागुरु संप्रदाय द्वारा गढ़ा जा सकता था। हालांकि महागुरु ग्रेड हथियार शुरू करने के लिए बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश नक्षत्र पशुओं का शिकार करना चुनेंगे, इसलिए जमीन पर उनमें से भी कम थे। हालांकि फिर भी आर्यन ने हर रात थोड़ा परिष्कृत करने पर भरोसा किया ताकि वह अपने हाथों को पलट सके और पैसे की एक छोटी राशि कमा सके। अदृश्य कृत्रिम तलवार, ये लगभग 30,000 से 40,000 रुपये था। आर्यन के पिछले वेतन और बचत सहित यह अब 100,000 रुपये से अधिक था। हालांकि पैसे जैसी चीजों का वर्तमान आर्यन के लिए ज्यादा मतलब नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि वह अधिक स्वादिष्ट भोजन खरीद सकता था। ऐसा शांतिपूर्ण जीवन लगभग 1 महीने तक चला, जब तक एक सुबह चौंकाने वाली खबर। मेरे दोस्तों, उस सुबह आर्यन अभी अभी पढ़ने के लिए ऊपरी मंजिल पर पहुंचा था जब उसने किसी को आश्चर्य में चिल्लाते हुए सुना। आमतौर पर पुस्तकालय को एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती थी और बहुत कम लोग शोर मचाते थे।
हालांकि उस व्यक्ति के शब्दों ने वहां हर किसी की जिज्ञासा को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, इसलिए कोई भी शिकायत नहीं कर रहा था। हरियाणा का प्रतिभाशाली प्रकाश कुमार हार गया है। हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, यहाँ तक कि प्रकाश कुमार भी हार गया है। ये कैसे संभव है? मैंने उसकी तलवारबाजी देखी है। इस तरह के मजबूत तलवार कला के साथ क्या वह अभी भी हार सकता है? क्या यह अपेक्षित नहीं है? वह पहले राजस्थान में क्यों घूम सकता था? इसका कारण ये था कि हाल के वर्षों में राजस्थान की मार्शल आर्ट्स विरासत कुछ हद तक टूट गई थी। कुछ मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ नक्षत्र पशुओं के खिलाफ लड़ते हुए गिर गए थे। वास्तव में 9 प्रांतों में कई सक्षम लोग हैं। अभी भी कई एकांत मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को सिखाया है। बस इतना है कि उन्होंने अभी तक पहाड़ नहीं छोड़ा है। हाँ, मैंने सुना है कि 9 प्रांतों में कुल 17 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सूर्य और गरुड़ रैंकिंग के शीर्ष रैंकों में प्रवेश किया है। उनमें से 2 ने 20 साल पहले शिष्यों को लेने की खबर प्राप्त की थी। क्या तुम तलवार विशेषज्ञ लक्ष्मण शर्मा के बारे में बात कर रहे हो? और तलवार विशेषज्ञ भूषण शर्मा? सही है, वे दोनों दिव्य संघ के मार्शल कलाकार हैं और 9 प्रांतों में प्रसिद्ध हैं। ये वे शिष्य होने चाहिए जिन्हें उन दोनों ने सिखाया और प्रकाश कुमार को हराया, है ना? हालांकि जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी उसने अपना सिर हिलाया। ये वह नहीं है। यह आंध्र राज्य के जय हे की छलावा कला का उत्तराधिकारी सोहन राज है। ये वास्तव में जय हे की छलावा कला का उत्तराधिकारी है। मैंने सुना है कि यह आदमी भी प्रकाश कुमार का अनुसरण करना चाहता है और मध्य प्रदेश के तलवार कला विशेषज्ञों की ताकत को चुनौती देना चाहता है। पहली रोक हमारे जयपुर शहर की कोमल शर्मा है। धिक्कार है, वह पहला है जिसे वह हमारे जयपुर शहर में लक्षित करना चाहता है। मुझे डर है कि वह इस बार परेशानी में होगी। जय हे की छलावा कला एक बेजोड़ साधना विद्या थी जिसने तलवार तकनीकों और आंध्र राज्य के निन्जुत्सु को जोड़ा। यह अपनी धूर्तता, अजनबीपन, क्रूरता और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था। इससे बचना असंभव था। इंटरनेट पर एक मजाक था जिसने समझाया कि जय हे की छलावा कला कितनी भयानक थी। एक बार जब अदृश्य कृत्रिम तलवार अदृश्य हो गई तो एक बार आपकी गर्दन को काट देगा, इससे पहले कि आप जानते हैं। पिछली बार कोमल शर्मा प्रकाश कुमार से हार गई थी और अब प्रकाश कुमार सोहन राज से हार गया है। वह कोमल शर्मा निश्चित रूप से फिर से हार जाएगी। मैंने सुना है कि आज द्वंद्व का दिन है, लेकिन ये शर्म की बात है कि कोई सीधा प्रसारण नहीं है। हम अभी भी पुस्तकालय में हैं। अगर हम भागते हैं तो यह शायद बहुत देर हो जाएगी। हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि कोई एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है और इसे इंटरनेट पर डालता है। सभी ने लगातार आहें भरीं। आर्यन, जो बगल में पढ़ रहा था, ने ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन किताबें पढ़ता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों की सतह स्तर पर कुछ समझ थी। जय हे की छलावा कला, जिसे आमतौर पर अदृश्य कृत्रिम तलवार के रूप में जाना जाता था, तलवार तकनीकों की 2 बुनियादी बातों, तेज तलवार और ब्रह्मपूर्ण तलवार का एक संयोजन था जो दोनों पूर्णता के लिए विकसित हुई थीं। यही कारण था कि जब इसका उपयोग किया गया था तो यह वास्तविक रूप से निपटने के लिए मुश्किल होगा, जबकि वास्तव में ये गति और दिखावे का एक संयोजन था। हालांकि इसका एक डरावना नाम था। जब एक असली तलवार तकनीक का सामना करना पड़ा तो यह अभी भी काफी अच्छा नहीं था। तलवार का इरादा जिसे कोमल शर्मा ने समझा था उसमें प्रचंड तलवार का इरादा था। इसने 7 सबसे बुनियादी तलवार तकनीकों को संघनित किया था। ये कहा जा सकता था कि इसने तलवार तकनीक का सार इकट्ठा किया था और उच्चतम स्थिति में विकसित हुआ था। इसलिए उस दृष्टिकोण से जय हे की छलावा कला निश्चित रूप से प्रचंड तलवार को हराने में सक्षम नहीं होगी। मुख्य कारण ये था कि कोमल शर्मा पहले प्रकाश कुमार से हार गई थी क्योंकि कोमल शर्मा ने केवल 1 महीने या उससे अधिक समय तक इसका अभ्यास किया था। उसके लिए इतनी सारी तलवार के इरादे को अवशोषित करना बिल्कुल असंभव था। उस बिंदु पर सोहन राज इतना भाग्यशाली नहीं होगा। इसलिए आर्यन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी हथियार शोधन तकनीक को देखना जारी रखा। दूसरी तरफ जयपुर विद्यापीठ में शोडाउन शुरू हो गया था। दृश्य पर माहौल बहुत गंभीर था। गुरु ध्रुव, गुरु शंकर, देवेश, देवेंद्र चौधरी, शहर के सभी महत्वपूर्ण लोग सभी मौजूद थे। गुरु ध्रुव ने सोहन राज को देखा जो एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मंच पर गर्व से खड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश कुमार के जाने से पहले एक और मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली आएगा। जयपुर शहर, ये छोटा सा स्थान, वास्तव में प्रसिद्ध होने जा रहा है। गुरु शंकर ने धीरे से आह भरी। कौन जानता है, ये शर्म की बात है कि वे सच्चे मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ सभी दुनिया से छिपे हुए हैं। अगर यह 9 प्रांतों का तलवार विशेषज्ञ या तलवार महागुरु होता तो वे लड़ने के लिए अपने शिष्यों को भेज सकते थे। वे कभी भी ऐसे तुच्छ व्यक्ति को यहाँ अनियंत्रित रूप से चलने नहीं देंगे। देवेंद्र चौधरी मुस्कुराए और कहा, अन्यथा उन्हें रहस्यमय मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ क्यों कहा जाएगा? ऐसे विशेषज्ञ हमेशा मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कभी भी सांसारिक मामलों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं।
देवेश मदद नहीं कर सका लेकिन कह सकता था, ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारे जयपुर शहर के वे मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ 1 या 2 शिष्यों को सिखा सकते थे। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली शिष्यों को पालने में सक्षम होंगे। हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चुप्पी में गिर गया। उनके पास अभी भी जयपुर शहर के मायावी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों के बारे में कोई सुराग नहीं था। अगर वे उन्हें ढूंढ पाते तो बहुत अच्छा होता। पूरे जयपुर शहर की ताकत एक भयानक स्तर तक बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि खुद मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों के रूप में वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे दोनों कहाँ छिपे हुए थे। जल्द ही कोमल शर्मा मैदान में घुस गई और जयपुर शहर के विद्यापीठ के छात्र उसके लिए जयकार करने लगे। हर किसी ने भी मैदान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कोमल शर्मा की गति को देखते हुए उसकी साधना में काफी सुधार हुआ होगा। गुरु ध्रुव मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा का एक रूप प्रकट कर सकता था, जबकि गुरु शंकर ने संतोषपूर्वक मुस्कुराया। वह पहले ही सामान्य अवस्था 8वीं ग्रेड में तोड़ चुकी है और सामान्य अवस्था 9वीं ग्रेड से केवल एक कदम दूर है। इतनी तेजी से ऐसा लगा कि तलवार के इरादे ने उसे काफी सुधार करने में मदद की थी। यह अच्छा है। इस महिला के पास भविष्य में एक आंतरिक अवस्था दायरे की मार्शल कलाकार बनने का एक उच्च मौका है। इसके अलावा उसकी वर्तमान उम्र को देखते हुए उसके लिए आंतरिक अवस्था पहली ग्रेड को पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस मूल्यांकन को सुनकर आसपास के कई छात्र प्रशंसा में चिल्लाए। एक आंतरिक अवस्था दायरे का मार्शल कलाकार। कितने लोगों ने ऐसे सपने का सपना देखा था। प्रकाश कुमार भी भीड़ में था। उसके बगल में छात्र मदद नहीं कर सका लेकिन पूछने लगा, प्रकाश कुमार, क्या तुम्हें लगता है कि कोमल शर्मा जीत सकती है? प्रकाश कुमार ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि उसकी तलवार तकनीक अद्भुत है, उसने केवल थोड़े समय के लिए इसका अभ्यास किया है। जहां तक सोहन राज का सवाल है, वह 23 साल से अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा है। न्याय, संसार का मार्शल तरीका, 9 प्रांतों को देखो। सभी के दिल एक बार फिर डूब गए। प्रकाश कुमार ने कोमल शर्मा को हराया था और वह अभी सोहन राज के साथ लड़ा था, इसलिए उसके पास किसी और से ज्यादा बोलने का अधिकार था। गुरु ध्रुव और अन्य लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसे किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा था। वे बहुत पहले से जानते थे कि कोमल शर्मा के लिए सोहन राज को हराना असंभव था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। कोमल शर्मा ने अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करने में जो समय बिताया था वह बहुत कम था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तलवार कला विशेषज्ञ की तलवार तकनीक कितनी अच्छी थी, कोमल शर्मा के लिए इतने कम समय में इस तरह के स्वर्ग विरोधी स्तर को बढ़ाना असंभव था। अंत में ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोमल शर्मा हार जाएगी। 9 प्रांतों में और भी मजबूत प्रतिभाशाली लोग थे जो निश्चित रूप से सोहन राज को हरा सकते थे और 9 प्रांतों को सही ठहरा सकते थे। मैदान पर सोहन राज अपनी आंखें कसकर बंद करके गर्व से मौके पर खड़ा था। जब उसने कोमल शर्मा के आने का एहसास किया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वे केवल आधी खुली थीं और पूरी तरह से खुली नहीं थीं। उसने थोड़ी सी अपनी ठुड्डी उठाई और अपनी आंखों के कोने से हल्के से कोमल शर्मा को देखा। उसने कोमल शर्मा को अपनी आंखों में एक प्रतिद्वंद्वी भी नहीं माना। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि कोमल शर्मा पहले कोई नहीं थी, बस इस तथ्य के आधार पर कि वह प्रकाश कुमार से हार गई थी। अगर वह एक हारे हुए प्रतिद्वंद्वी से हार गई थी तो उसकी उसके लिए क्या कीमत थी? अगर यह रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता तो वह कोमल शर्मा को भी नहीं देखता। इसका उल्लेख नहीं करना, वह कोमल शर्मा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ये देखकर कि तुम एक महिला हो, तुम्हें पहले अपनी चाल चलनी चाहिए। सोहन राज ने शांति से कहा। उसका स्वर पूरी तरह से तिरस्कार से भरा था, जैसे कि उसने कोमल शर्मा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कोमल शर्मा ने पहले ही उसके अहंकार को देख लिया था, लेकिन उसने इसके कारण अपनी चाल चलने की पहल नहीं की। उसकी दृढ़ नजर न तो खुश थी और न ही दुखी। उसने शांति से कहा, यह मेरा घर का मैदान है, तुम मेरे मेहमान हो, स्वाभाविक रूप से तुम पहली चाल चलोगे। सोहन राज ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कर लीं। तुम आग से खेल रही हो। कोमल शर्मा ने कुछ और नहीं कहा था। उसने केवल अपने हाथ में तलवार के मूठ को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर सोहन राज की आंखें गुस्से से भर गईं। उसे एक महिला द्वारा नीचा दिखाया गया था। इसके अलावा वह एक प्रतिद्वंद्वी से हार गई थी जो उससे हार गया था। उसके और एक कचरे के टुकड़े द्वारा नीचा दिखाए जाने के बीच क्या अंतर था? उसने अपने हाथ में लंबी तलवार निकाली और ठंडे होकर कहा, तलवारों और कृपाणों की कोई आंखें नहीं होती हैं। अगर मैं गलती से तुम्हें अपंग कर देता हूं तो मुझे दोष मत देना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हल्के से अपने पैरों को थपथपाया और उसका शरीर तुरंत मौके से चला गया। उसे प्रकाश कुमार के समान नियमों का पालन करना था। उसकी मार्शल साधना को सामान्य अवस्था 5वीं ग्रेड तक दबा दिया गया था। हालांकि उसकी गति प्रकाश कुमार से एक स्तर तेज थी। वह जय हे के निन्जुत्सु का मुख्य बिंदु था।
तलवार तकनीक पहले ही आम तलवार तकनीकों के दायरे को पार कर चुकी थी। इसकी सुपर तेज गति और अजीब हरकतें एक दुर्भावनापूर्ण भूत की तरह थीं, जिससे लोग कांपने लगे। जब चाल चली गई तो सभी के दिल हिल गए और उनकी आंखें चिंता से भर गईं। क्या एक तेज तलवार! कोमल शर्मा जमीन पर जड़ से खड़ी रही, जरा भी नहीं हिली। सोहन राज की गति अनुकरणीय थी और वह पलक झपकते ही उसके सामने आ गया था। 10 फीट, 5 फीट, 3 फीट, 1 फीट। जिस क्षण सोहन राज उसके सामने आया, कोमल शर्मा ने अचानक अपनी चाल चली। एक तलवार बिजली की तरह बाहर निकाली गई थी। जब उन्होंने उस तलवार को देखा तो सभी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिल कांप गए। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए। सबसे ज्यादा हैरान सोहन राज था। उसी क्षण वह कोमल शर्मा के सबसे करीब था, इसलिए वह महसूस कर सकता था कि कोमल शर्मा की तलवार का इरादा कितना मजबूत था। उस चाल ने लगभग उसके दिल को दम घोंट दिया। ये साधना का दमन नहीं था, बल्कि सच्चे इरादे का दमन था। केवल उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह लापरवाह था। उसने उस लड़की को पूरी तरह से कम करके आंका था। धमाका! उसे सोचने के लिए ज्यादा समय दिए बिना अगले ही पल दोनों तलवारें टकरा गईं। ब्लेडों के बीच तीव्र टक्कर के कारण चमकदार चिंगारी तुरंत प्रज्वलित हो गईं। जहां तक सोहन राज का सवाल है, उसने महसूस किया कि उसका तलवार का इरादा कोमल शर्मा द्वारा तुरंत कुचल दिया गया था। एक बेजोड़ तरीके से उसे कुचल दिया गया था। दूसरे पक्ष की तलवार ने भी उसकी त्वचा को ऐसा महसूस कराया जैसे कि उसे फाड़ दिया जा रहा था। अगले ही पल उसे हवा में उड़ा दिया गया। धम! सोहन राज को दर्जनों फीट हवा में उड़ा दिया गया, इससे पहले कि वह आखिरकार जमीन पर भारी गिर गया। पूरा मार्शल आर्ट्स हॉल एक पल में एक भयानक चुप्पी में गिर गया। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को अविश्वसनीयता से देखा। कोमल शर्मा, जिसे लगभग किसी ने भी उच्च नहीं माना, ने वास्तव में सोहन राज को एक ही वार से उड़ा दिया था। ये किस तरह का मजाक था? स्टैंड में गुरु ध्रुव और अन्य लोग भी दंग रह गए। वह जीत गई। वह इतनी आसानी से जीत गई। यहां तक कि प्रकाश कुमार भी हार गया था, फिर भी कोमल शर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार से हराया था। क्या वे सपना देख रहे थे? क्या ये हो सकता है कि उस तलवार कला विशेषज्ञ की तलवार का इरादा पहले से ही इतनी हद तक स्वर्ग का विरोध कर चुका था? आखिरकार वे सभी कोमल शर्मा की प्रतिभा को जानते थे। उसकी प्रतिभा के साथ उसके लिए तलवार को इतनी गहराई से समझना बिल्कुल असंभव था। ये केवल इतना कहा जा सकता था कि यह सब उस तलवार के इरादे के कारण था जिसने उसकी प्रतिभा की कमी को पूरा किया। पागल, एक पूर्ण पागल। वह मार्शल कलाकार वास्तव में एक इंसान नहीं था, वह एक भगवान था, तलवार का एक सच्चा भगवान। तालियां, तालियां, तालियां। प्रकाश कुमार ताली बजाने वाला पहला था। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। बेशक वह कोमल शर्मा की जीत के कारण उत्साहित नहीं था, बल्कि 9 प्रांतों के मार्शल आर्ट्स की जीत के कारण उत्साहित था। क्या वह 9 प्रांतों की शक्ति थी जिसके बारे में उसके गुरु ने बात की थी? अनगिनत शानदार मार्शल आर्ट्स सभ्यताओं वाला एक देश। 9 प्रांतों में इतने लंबे समय तक रहने के बाद, हालांकि वह पहले एक बार चौंक गया था, उस समय वह केवल रहस्यमय तलवार कला विशेषज्ञ से चौंक गया था। अगर यह किसी अन्य देश का एक और मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ होता तो वह भी चौंक सकता था। उसी क्षण उसने वास्तव में 9 प्रांतों की मार्शल आर्ट्स संस्कृति के आकर्षण को महसूस किया। केवल कुछ महीनों में कोमल शर्मा एक नौसिखिया से इस तरह के एक शक्तिशाली इकाई में बदल गई थी। वह किस तरह का अस्तित्व था जिसे उसने प्राप्त किया था? उसके पीछे मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ के पास किस तरह की कलात्मक गर्भाधान था? उस समय प्रकाश कुमार ने महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हरियाणा राज्य में लौटता है या नहीं। दुनिया के मार्शल आर्ट्स 9 प्रांतों के भीतर थे, है ना? उसने नहीं जाने का फैसला किया। उसके पास 9 प्रांतों की रक्तरेखा का 7/8वां हिस्सा था, इसलिए उसे 9 प्रांतों का व्यक्ति माना जा सकता था। उसे अपने जीवन में 9 प्रांतों में प्रवेश करने का कोई अफसोस नहीं था। उसके ताली बजाने के बाद अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ताली बजाना शुरू कर दिया। पूरा मार्शल आर्ट्स हॉल गड़गड़ाहट की तरह ताली बजाने लगा। कोमल शर्मा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान का खुलासा किया। उसने अपने कृपाण के मूठ को कसकर पकड़ा। उसी क्षण उसने न केवल सोहन राज को हराया था, बल्कि उसने प्रकाश कुमार को भी हराया था। उसने पराजित होने के अपमान को धो डाला था। उसका दिल इतना उत्साहित था कि उसका खून उबल रहा था। सर, क्या आपने वह देखा? भले ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। हर कोई कोमल शर्मा की सराहना कर रहा था। उसी क्षण उसे पूरे मैदान में सबसे चमकदार सितारा कहा जा सकता था। कोई भी अनुमान लगा सकता था कि सोहन राज को हराने के बाद उसकी प्रसिद्धि सीधे प्रकाश कुमार से आगे निकल जाएगी और 9 प्रांतों को हिला देगी। उसी क्षण मैदान में एकमात्र व्यक्ति जो खुश नहीं था, वह सोहन राज था। वह हार गया। वह 9 प्रांतों में उसकी पहली चुनौती थी। अगर वह अपनी पहली चुनौती में हार गया था तो वह कैसे जारी रख सकता था?
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी लड़ाई जीती या कितने लोगों को हराया, यह उस तथ्य को नहीं बदलेगा। ये कहा जा सकता था कि 9 प्रांतों में आने की उसकी योजना उस समय पूरी तरह से टूट गई थी। वह आंध्र राज्य में एक अच्छी तरह से ज्ञात तलवार प्रतिभाशाली था। वह जय हे की छलावा कला का गुरु भी था और गुरु वेंकटेश का उत्तराधिकारी भी। जब वह 9 प्रांतों को चुनौती देने आया तो पूरा आंध्र राज्य उसे बढ़ावा दे रहा था। उसने इसके कारण बहुत सारे संसाधन भी प्राप्त किए। अगर वह बस वैसे ही वापस चला गया तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। आंध्र राज्य के नियमों के अनुसार भले ही उसके गुरु ने उसे पेट काटने की अनुमति नहीं दी, आंध्र राज्य के नागरिकों की लार उसे डुबो सकती थी। वह निश्चित रूप से बस वैसे ही वापस नहीं जा सकता था। अगर वह उस अपमान को वापस लाया तो उसका परिवार भी इसमें शामिल होगा। अपमान, क्रोध और डर की भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी और उसकी हत्या का इरादा फैल गया, जिससे उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं। उसने हार नहीं मानी थी, जिसका मतलब था कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी और वह अभी भी एक और चाल चल सकता था। अगर उसकी साधना पर प्रतिबंध हटा दिया गया था तो उसकी सामान्य अवस्था 9वीं ग्रेड की ताकत के साथ, वह निश्चित रूप से कोमल शर्मा की सामान्य अवस्था 8वीं ग्रेड की ताकत से आगे निकल जाएगा। उस बिंदु पर वह केवल खुद को मार सकता था। इसके बजाय कोमल शर्मा को मार डालो। कम से कम वह उसकी नसें गंभीर रूप से घायल कर देगा और 9 प्रांतों से एक प्रतिभाशाली को गिरने का कारण बनेगा। वह कह सकता था कि वह बहुत गुस्सा था। उसने अपनी तर्कसंगतता खो दी और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। 9 प्रांतों का व्यवहार हमेशा परोपकारी और धार्मिक रहा है। वह एक चुनौती के दौरान किसी को चोट पहुंचा रहा था और सड़कों पर लोगों को नहीं मार रहा था, इसलिए एक उच्च मौका था कि उसे सीधे एक हत्यारे के रूप में दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये संभव था कि वह उसे पहले पकड़ लेगा और फिर उसे अदालत में लाएगा। जब वह समय आएगा तो आंध्र राज्य एक बातचीत करेगा। अगर स्थिति अच्छी थी तो प्रत्यर्पण भी हो सकता है। अगर उसने कोमल शर्मा को मार दिया था तो आंध्र राज्य के लोग निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे और उससे घृणा नहीं करेंगे। अगर वह आंध्र राज्य में वापस आ सकता था तो वह इसके बजाय भारी लाभ प्राप्त करेगा। उसी क्षण सोहन राज ने तुरंत एक योजना के बारे में सोचा जो उसके लिए सबसे फायदेमंद थी, एक योजना जो चुनौती में उसकी विफलता के भारी अपमान को हल करने के लिए थी। एक जुआ खेलें, मरो। एक योजना के साथ आने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी सारी साधना का खुलासा किया और कोमल शर्मा पर हमला किया। उसकी साधना पूरी तरह से प्रकट होने के साथ उसकी गति पहले से दोगुनी से अधिक तेज थी। सामान्य अवस्था 9वीं ग्रेड, वह पहले से ही एक आंतरिक अवस्था महागुरु के करीब था। इसके अलावा उसने प्रसिद्ध जय हे की छलावा कला का अभ्यास किया, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार वह बेहद तेज था। देखने के मंच पर गुरु ध्रुव और अन्य लोगों ने तुरंत उसके इरादों को महसूस किया। दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु ध्रुव ने गुस्से से दहाड़ा और अपनी आंदोलन तकनीक को अंजाम दिया, सीधे सोहन राज पर हमला करते हुए। हालांकि जैसे ही उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया, वेदिका से लगी चोटें फिर से उभरने लगीं। उसकी नसों में दर्द और फाड़ने की सनसनी ने उसकी हरकतों को रोक दिया। गुरु शंकर और अन्य लोग केवल आंतरिक अवस्था में थे और उनकी गति सोहन राज से ज्यादा तेज नहीं थी। उनके लिए समय पर पकड़ना कोई रास्ता नहीं था। कोमल शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि सोहन राज इतना बेशर्म होगा। अनजाने में पकड़ा गया, उसने जल्दी से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। हालांकि दूसरे पक्ष ने पहली चाल चली और पलक झपकते ही वह उसके ठीक सामने था। भले ही वह समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर सकती थी, उसके लिए कोई चाल चलने का समय नहीं था। सफलता। सोहन राज के होंठों पर एक गर्वित मुस्कान दिखाई दी। कोमल शर्मा को मारना और 9 प्रांतों के एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली को नष्ट करना निश्चित रूप से एक महान उपलब्धि थी। ये चुनौती में उसकी विफलता की भरपाई करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में जब हर किसी ने सोचा था कि कोमल शर्मा को मरना तय है, कोमल शर्मा की भौहों के बीच से अचानक एक तलवार की रोशनी निकली, जो 300 फीट लंबी तलवार की रोशनी को बाहर निकाल रही थी और नीचे काट रही थी। धमाका। एक हिंसक विस्फोट के बाद सोहन राज को सीधे बीच से 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। स्टेडियम की जमीन पर एक विशाल दरार भी खुल गई थी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर एक भयानक चुप्पी में गिर गया। गुरु शंकर और अन्य लोग सभी रास्ते में दंग रह गए, हक्का बक्का रह गए। उस तलवार महागुरु का तलवार का इरादा वास्तव में खतरे का एहसास होने पर दुश्मन का विरोध करने के लिए जारी किया जा सकता था। ईश्वरीय, वह वरिष्ठ कितना मजबूत था। अल्पविराम। आर्यन की तरफ बिना रुके पढ़ने के बाद उसे आखिरकार हथियार शोधन तकनीक की आखिरी किताब मिल गई। इसे स्वर्ण पोथी में रिकॉर्ड करने के बाद जब तक वह इसका अभ्यास समाप्त कर लेता, वह इसे संश्लेषित कर सकता था। दूसरी तरफ कुछ मार्शल कलाकार भी कोमल शर्मा के द्वंद्व पर चर्चा करने लगे। निस्संदेह कोमल शर्मा जीत गई। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सोहन राज हार नहीं मान सकता था और वास्तव में गंदा खेला।
सौभाग्य से उसकी उस तलवार के इरादे ने उसे मार डाला, अन्यथा 9 प्रांतों से कोई ऐसा होगा जिसे आंध्र राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाई जाएगी। अपने पिछले जीवन में आर्यन को आंध्र राज्य के एक निश्चित बच्चे से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसके वर्तमान जीवन में क्या यह आंध्र राज्य के खिलाफ अप्रत्यक्ष बदला हो सकता है? इसके बारे में सोचना काफी आरामदायक था। डिंग, पुस्तकालय के बंद होने की घंटी बजी। आर्यन ने अपनी किताबें बंद कर दी और घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह मुख्य प्रवेश द्वार से गुजरा और काम से बाहर निकलने वाला था तो एक हल्की सुगंध उसकी नाक में घुस गई। उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और गलती से सुश्री राधिका की नजर से मिल गया। क्या संयोग है? आर्यन ने घड़ी लगाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई। सुश्री राधिका ने भी अंदर प्रवेश किया। ये काफी संयोग है, मैंने तुम्हें हाल ही में नहीं देखा। तुम क्या कर रहे हो? मैं हाल ही में ऊपरी मंजिलों में पढ़ रहा हूँ। तुम अभी भी पढ़ रहे हो? ये लगभग समय है कि तुम एक प्रेमिका ढूंढो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक अमीर परिवार की एक महिला से मिलवाऊंगा। वह कोई यादृच्छिक लड़की नहीं है। धन्यवाद, लेकिन मैं फिलहाल प्यार में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, फिर मैं पहले घर जाऊंगा। और ठीक है, मैं कुछ दिनों में शादी कर रहा हूँ। शादी में आना मत भूलना। ये कहने के बाद एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए सुश्री राधिका को बुलाया। सुश्री राधिका ने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से दूसरे की ओर दौड़ी और उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गई। आदमी की उपस्थिति सरल थी और उसके कपड़े आकर्षक नहीं थे। वह एक ईमानदार आदमी था। वह एक व्यक्ति का एक मानक मॉडल था। सुश्री राधिका के कपड़े बहुत अधिक औपचारिक थे। उसके पास पहले जैसी आभा नहीं थी। उसके चेहरे पर मेकअप केवल हल्का था और उसके शब्द अब इतने तुच्छ नहीं थे। ऐसा लगा कि उसके शब्दों ने सुश्री राधिका को थोड़ा प्रभावित किया था। वह पहले से ही अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहती थी। इससे आर्यन को उपलब्धि की एक अकथनीय भावना मिली। क्या कहावत थी, दुनिया में 2 सबसे मुश्किल चीजें, एक दूसरे लोगों के पैसे को अपनी जेब में डालना था और दूसरा अपने विचारों को दूसरे के सिर में डालना था। एक पतित आत्मा को बचाना एक शक्तिशाली साधना विद्या को संश्लेषित करने की तुलना में उपलब्धि की एक बड़ी भावना लगता था। हालांकि आर्यन को लगा कि मध्यम आयु वर्ग के चाचा काफी दयनीय थे। फिर भी मानव दुनिया के मामलों का उससे क्या लेना देना था? जब तक शामिल व्यक्ति खुश महसूस करता है। पवित्र कारीगरी। जब आर्यन घर वापस आया तो स्वर्ण पोथी में अंतिम हथियार परिशोधन साधना तकनीक का भी अभ्यास किया गया था, जो पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गया था। आखिरकार हथियार परिशोधन साधना तकनीकें लड़ाकू साधना तकनीकें नहीं थी, इसलिए यह इतनी परेशानी से बहुत दूर था। इसे पहले ही संश्लेषित किया जा सकता था, इसलिए आर्यन ने हंसिनी को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। मुख्य द्वार की रखवाली करो। जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता अंदर मत आना। हंसिनी बड़बड़ाए। क्या बड़ी बात है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक दास हूँ? अगले 300 सालों में तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटती हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे की दरार से एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकली। इससे हंसिनी ने धीरे धीरे अपने इंजन को बंद कर दिया क्योंकि उसकी बाहें कसकर सिकुड़ गईं। ये साथी फिर से मजबूत हो गया। क्या उसने एक अमर गोली खाई है? उसकी साधना रॉकेट की तरह क्यों बढ़ रही है? तारा जानवर जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं, वे स्वचालित रूप से मजबूत हो सकते हैं। ड्रैगन श्रेणी की रक्तरेखा वाले तारा जानवरों को सबसे तेज साधना गति कहा जा सकता है। ऐसा क्यों लगा कि उसकी तुलना में ये कचरा था? अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि 300 साल में मैं उसे हरा नहीं पाऊंगी। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, मैं एक भ्रामक बिल्ली हूं, एक ड्रैगन श्रेणी की रक्तरेखा वाला एक तारा जानवर। मैं उम्मीद कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं बस 50 और साल जोड़ लूंगी। 350 साल में मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगी और आर्यन को पालतू बनाऊंगी। कमरे में आर्यन की हथियार शोधन साधना तकनीक सभी एक साथ पिघल गईं। बहुत जल्दी एक नई हथियार शोधन तकनीक का गठन किया गया। ईश्वरीय कला, क्या ही बनावटी नाम है। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे उन्होंने सोचा होगा कि यह एक मुहावरा था। फिर एक रात इंतजार करने के बाद स्वर्ण पोथी ने स्वचालित रूप से साधना तकनीक का अभ्यास करना समाप्त कर दिया। जब आर्यन अगली सुबह उठा तो उसने तुरंत उन सामग्रियों का उपयोग किया जो उसने पहले से तैयार की थी ताकि एक हथियार को परिष्कृत किया जा सके। ईश्वरीय कला घूमती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके सामने एक उच्च तापमान क्षेत्र बनाती थी। 1000 लोहे के टुकड़ों को फेंकने के बाद पिघले हुए लोहे का एक हिस्सा जल्दी से परिष्कृत किया गया और अशुद्धियों का एक हिस्सा बनाया गया। हालांकि परिष्कृत होने के लिए आवश्यक पिघला हुआ लोहा पहले की तुलना में बहुत कम था। पहले जब आर्यन पिघले हुए लोहे को परिष्कृत करता था तो उसे इतना पिघला हुआ लोहा परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी कि वह अकेले ही एक नया हथियार बना सके। उस समय उसने केवल एक कील बनाने के लिए पर्याप्त पिघला हुआ लोहा परिष्कृत किया।
इतना कम। आर्यन थोड़ा हैरान था। ऐसा लगा कि उसका दिव्य कौशल वास्तव में बहुत मजबूत था। अंत में यह एक शाही तकनीक थी। यह उससे बहुत दूर था जिसकी तुलना उन बुनियादी साधना तकनीकों से की जा सकती थी। यह एक हथियार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं बस एक छोटा फेंकने वाला चाकू बनाऊंगा। आर्यन ने इसे एक महीन लोहे के फेंकने वाले चाकू में गढ़ा। फिर उसने साधना तकनीक वापस ले ली। एक विचार के साथ फेंकने वाला चाकू उसके हाथ में घुस गया। इस फेंकने वाले चाकू के ग्रेड को देखते हुए ये पहले से ही महागुरु ग्रेड तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। पहले मैं अभी भी संदेह कर रहा था कि कच्चा लोहा एक महागुरु ग्रेड हथियार बनाने में सक्षम नहीं होगा। मुझे खुद को थप्पड़ मारने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये भी अच्छा है। कारीगरी जितनी मजबूत होगी मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। एक महागुरु ग्रेड हथियार बनाने के लिए कच्चे लोहे के सार का उपयोग करना। अगर मैं बेहतर सामग्री का उपयोग करता तो मुझे डर है कि और भी बेहतर होंगे, है ना? हथियार बनाने की तकनीकों में केवल हथियारों को गढ़ने की क्षमता थी। एक उचित हथियार और कवच बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में सामग्री की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता था कि एक उच्च ग्रेड हथियार बनाने के लिए एक को अभी भी एक तारा जानवर या एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की आत्मा की आवश्यकता होती है ताकि इसे हथियार में सील किया जा सके और इसे हथियार के साथ पिघलाया जा सके। केवल उसी तरह से एक सबसे मजबूत हथियार बनाने में सक्षम होगा। उस बिंदु के संबंध में यह उन प्राचीन आचार्यों के समान था जिन्होंने अपने पिछले जीवन में हथियार बनाए थे। हालांकि एक सामान्य तारा जानवर आत्मा का उपयोग करके गणना निरर्थक था। सुधार महान नहीं था। एक उच्च श्रेणी की तारा जानवर आत्मा बहुत दुर्लभ और खोजने में मुश्किल थी। उस बिंदु तक बोलते हुए आर्यन ने अचानक एक साथी के बारे में सोचा। राजाइल, वह एक दिव्य स्तरीय तारा जानवर था, इसलिए उसकी आत्मा और शारीरिक शरीर बहुत शक्तिशाली थे। वह निश्चित रूप से राजाइल की आत्मा के साथ एक अच्छा हथियार या कवच को परिष्कृत कर सकता था। जल्द ही ये वह दिन होगा जब 7 तारे संरेखित होंगे। वह नहीं जानता था कि क्या राजाइल उस समय बाहर निकल जाएगा। अगर वह बाहर निकलना चाहता था तो वह उसे मार देगा और उसके शारीरिक शरीर और आत्मा का उपयोग एक हथियार या कवच बनाने के लिए करेगा। हालांकि उसकी वर्तमान साधना केवल आंतरिक अवस्था 5वीं ग्रेड में थी। उसे अभी भी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता थी। उसने पहले ही आंतरिक अवस्था 6ठी ग्रेड मार्शल आर्ट्स के सच्चे अर्थ को समझ लिया था। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना को बढ़ाता है वह पूरी तरह से आंतरिक अवस्था 6ठी ग्रेड एक महान महागुरु के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। साधना की गति धीमी थी जितना अधिक एक आगे बढ़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधना तकनीक कितनी अच्छी थी, एक उच्च ग्रेड के लिए विस्तार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी अधिक थी। यह 1+1 जितना सरल नहीं था। कैसे कीमिया की कला सीखें? ऐसा इसलिए था क्योंकि कीमिया ही एक की साधना को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। हालांकि कीमिया अधिक महंगी थी, वह अकेले तारा जानवरों का शिकार करके संसाधन प्राप्त कर सकता था ताकि वह गोलियों को परिष्कृत कर सके। यह एकदम सही था। उसने कीमिया सीखने का फैसला किया। उसके बारे में सोचने के बाद आर्यन ने फेंकने वाले चाकू को दूर रखा और काम पर चला गया। उसने पहले नाश्ते की दुकान से कुछ उबले हुए बंस और अंडे का सूप खरीदा, फिर सामग्री की दुकान का दौरा किया। मालिक सुनील, वह अक्सर वहां सामग्री खरीदता था, इसलिए आर्यन और मालिक एक दूसरे से बहुत परिचित थे। मालिक सुनील तुरंत एक मुस्कान के साथ बाहर चला गया। क्या तुमने कल हथियार को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया? आर्यन ने अपना सिर हिलाया। मैं कल विफल रहा। वास्तव में यह अजीब है, लेकिन ये ठीक है। एक साधारण लोहार की विफलता दर तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक है। तुम केवल एक बार विफल हुए, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक फेंकने वाला चाकू निकाला। मैंने कल घर पर अपनी चीजों को खंगाला और अपने पूर्वजों से विरासत में मिला एक फेंकने वाला चाकू पाया। क्या तुम मुझे ये देखने में मदद कर सकते हो कि यह कितना लायक है? जब मालिक सुनील ने वस्तु को देखा तो उसकी आंखें तुरंत जल गईं और उसने जल्दी से इसे ले लिया। धत, यह एक महागुरु ग्रेड फेंकने वाला चाकू है। आर्यन, तुम्हारे पूर्वजों के पास उनके लिए हथियार बनाने वाले सक्षम लोग थे। आर्यन मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। वास्तव में वह उस दुनिया में एक अनाथ था। उसके माता पिता बहुत पहले तारा जानवरों के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। उसे कोई पता नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे। हालांकि उसने फेंकने वाले चाकू को आसानी से बेचने के लिए इसे बना दिया। मालिक सुनील ने बार बार फेंकने वाले चाकू का निरीक्षण किया और उसकी प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सका। यह एक अच्छी चीज है। हालांकि आर्यन, कीमत के मामले में यह उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना तुम सोचते हो। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्या ये साधना तकनीकें, हथियार, कवच या गोलियां हैं। महागुरु श्रेणी की वस्तुएं निश्चित रूप से साधारण और असाधारण वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी हैं। साधारण वस्तुओं की कीमत सैकड़ों से हजारों तक होती है, असाधारण वस्तुओं की कीमत हजारों से हजारों तक होती है और महागुरु ग्रेड वस्तुओं की कीमत लाखों से लाखों तक होती है। हालांकि तुम्हारी वस्तु बहुत छोटी है।
अगर यह एक असली लंबी कृपाण होती तो एक काय को कम से कम 6 अंकों के लिए तुमसे झूठ बोलना पड़ता। हालांकि तुम्हारा ये फेंकने वाला चाकू मेरा जितना ही लंबा है। ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग केवल एक छिपे हुए हथियार के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग करना बहुत असुविधाजनक है, इसलिए इसे अच्छी कीमत पर बेचना बहुत मुश्किल है। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम इसे मुझे दे सकते हो जैसे तुम ठीक समझते हो। ठीक है, मालिक सुनील ने खुद से बड़बड़ाया, अपना हाथ बढ़ाया और 2 बार इशारा किया। ये संख्या ... काला बाजार 120,000 रुपये। आर्यन ने पूछा और मालिक सुनील ने सिर हिलाया। वह कीमत आर्यन की उम्मीदों के भीतर थी। यही कारण भी था कि उसने पैसे को इतना महत्व नहीं दिया। जब तक किसी के पास क्षमता थी, पैसे प्राप्त करना बहुत आसान था। उस परिदृश्य को उदाहरण के लिए लें। ईश्वरीय कला सीखने के बाद आर्यन केवल 1000 रुपये का उपयोग कच्चे लोहे को खरीदने के लिए कर सकता था ताकि 120,000 रुपये के लायक एक महागुरु ग्रेड फेंकने वाला चाकू बनाया जा सके। अगर उसने अधिक उन्नत सामग्रियों का उपयोग किया तो वह आसानी से सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि लाखों रुपये के लायक हथियार और कवच बना सकता था। ये बस मुनाफाखोरी थी। ठीक है, चलो इस कीमत के साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पैसे हस्तांतरित करूंगा। मालिक सुनील ने फेंकने वाले चाकू को दूर रखा और जारी रखा। आर्यन, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। क्या तुम अधिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए तैयार हो? क्यों? तुमने 7 तारों के संरेखण के बारे में सुना होगा, है ना? 7 तारों के संरेखित होने के दिन तारा जानवर मजबूत हो जाएंगे और जानवर पागल हो जाएंगे। तो अब हथियारों की भारी मांग है। इस समय के दौरान सभी प्रकार के हथियारों की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। उदाहरण के लिए, असाधारण ग्रेड परिष्कृत लोहे की लंबी कृपाण जिसे तुमने हाल ही में बनाया था, उसकी खुदरा कीमत 3000 से 4000 होती थी, लेकिन अब ये 5000 से शुरू हो रही है। अगर तुम तैयार हो तो तुम अधिक हथियारों को परिष्कृत कर सकते हो। जब समय आएगा तो मैं कीमत बढ़ाऊंगा और इसे उच्च कीमत पर बेचूंगा। प्रत्येक कृपाण के साथ तुम कम से कम 200 से 300 रुपये कमाओगे। खरीद मूल्य 3000 रुपये से अधिक होगा। तुम हर रात एक परिष्कृत कर सकते हो। अगर तुम इसे दिन के दौरान एक साथ परिष्कृत करते हो तो तुम कम से कम 3 का उत्पादन करने में सक्षम हो जाओगे। तुम एक दिन में कुछ हजार रुपये कमा सकते हो। इसे 2 से 3 महीनों के लिए कमाने के बाद तुम एक घर खरीद सकते हो और एक प्रेमिका ढूंढ सकते हो। क्या यह अच्छा नहीं लगता? आर्यन ने अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मत बनो, इसके बारे में फिर से सोचो। यह एक जीवन में एक बार का अवसर है। जहां तक कीमत का सवाल है, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। ये पैसे के बारे में नहीं है। मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है। मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैं पहले जा रहा हूँ। मालिक सुनील को फिर से अस्वीकार करने के बाद आर्यन मुड़ गया और चला गया। मालिक सुनील ने उसके पीछे अपना सिर हिलाया। क्या अफसोस है, ये बच्चा हथियारों को परिष्कृत करने में काफी कुशल है, लेकिन वह बहुत लापरवाह है। एक सुंदर चेहरा होने का क्या उपयोग है? अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वह भविष्य में एक बूढ़ा कुंवारा नहीं होगा? उसके बाद वह दुकान में चला गया और आर्यन को पैसे हस्तांतरित करना शुरू कर दिया। उसी क्षण आर्यन ने पहले ही सोचना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हथियारों की कीमतें भी बढ़ने लगी थीं। इसका मतलब था कि 7 तारों के संरेखण का दिन वास्तव में निकट था। उस बिंदु पर पूरे रामपुर शहर को पुराने भिक्षु धर्मेश द्वारा साफ कर दिया गया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई तारा जानवर नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर जानवर आपदा के बाद जो तारा जानवर छिपे होते थे, वे छिप जाते थे और बढ़ते थे, जबकि कुछ बलों को भी विकसित करते थे। कई जानवर संगठनों की तरह वे उनके साथ कम या ज्यादा मिले हुए थे। वे रामपुर शहर में नहीं हो सकते हैं। ये भी संभव था कि वे आसपास के जंगलों में थे। एक बार जब 7 तारे संरेखित हो जाते थे तो उनकी ताकत बढ़ जाती थी और वे तुरंत शहर पर हमला करेंगे। आर्यन ने उन तारा जानवरों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। भले ही कचरा मजबूत हो गया, फिर भी यह कचरे की श्रेणी से बाहर नहीं निकल सका। हालांकि वह आर्यन अधिक लापरवाह और विनम्र था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक रेत की मूर्तिकला था। उसने उन कचरा तारा जानवरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। एकमात्र चीज जिसकी उसे परवाह थी वह राजा इल थी। एक दिव्य स्तरीय आत्मा, एक दिव्य स्तरीय तारा कोड और दिव्य स्तरीय तारा जानवर का मांस। बस इसके बारे में सोचने से उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वह 7 तारा संरेखण के दिन से पहले दिव्य संप्रदाय में आगे बढ़ सकता है। शायद उसे कुछ कवच और हथियारों को परिष्कृत करने पर विचार करना चाहिए। उस समय राजा इल का शिकार करना बेहतर होगा। इसके बारे में बोलते हुए, परिष्करण का मेरा वर्तमान स्तर बहुत अधिक है। अगर मैं भविष्य में सुनील के साथ व्यापार करना जारी रखता हूं, तो मैं उजागर हो सकता हूं और दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं।
इसके अलावा अगर मैं कुछ शीर्ष स्तरीय सामग्री खरीदना चाहता हूं, तो दूसरों के लिए सुरागों का पता लगाना और मेरी पहचान को उजागर करना आसान होगा। मैंने सुना है कि हर शहर में एक काला बाजार होता है जहां आप चीजें खरीद सकते हैं। शायद मुझे अपनी उपस्थिति बदलनी चाहिए, अपनी पहचान बदलनी चाहिए और देखने के लिए काले बाजार में जाना चाहिए। पुस्तकालय में आने के बाद आर्यन ने जल्दी से कीमिया से संबंधित पुस्तकों की खोज करना शुरू कर दिया और सीखना शुरू कर दिया। एक दिन में उसने 2 अलग अलग प्रकार की बुनियादी कीमिया तकनीकों को पाया और उन्हें स्वर्ण पोथी में संग्रहित किया ताकि वे अभ्यास कर सकें। काम से उतरने के बाद वह रामपुर शहर के काले बाजार में चला गया। काले बाजार जैसी जगह 9 प्रांतों के कानूनों के नियंत्रण में नहीं थी। आखिरकार जब वे तारा जानवरों का शिकार कर रहे होते थे तो कंपनियों को काम पर रखने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य रूप से कुछ पैसे जेब में डाल लेते थे। कुछ अच्छी चीजों को सतह पर बेचना आसान नहीं था। काले बाजार में उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। इसके अलावा वे करों से बच सकते थे। बेशक जोखिम भी अधिक था। सबसे पहले खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अखंडता की एक समस्या थी। दूसरे, अगर बेची गई चीजें बहुत खतरनाक थीं और मानक सीमा से अधिक थीं, तो अगर वे गैरिसन द्वारा पकड़े गए तो यह एक अच्छी चीज नहीं होगी। वास्तव में काले बाजार के अस्तित्व को ही अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसका अस्तित्व प्रासंगिक था। इसके पीछे यह अपरिहार्य था कि कुछ लोग थे जो केक खाते थे, अन्यथा यह मौजूद नहीं होगा। सामान्य तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया, तुम्हें उन नियमों के भीतर एक अच्छा बच्चा होना था जो निर्धारित किए गए थे। वह नियम एक अच्छा बच्चा होना था और 9 प्रांतों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना था। कम से कम तुम इसके बारे में बेशर्म नहीं हो सकते। आर्यन बहुत अच्छी तरह से समझता था कि क्या तुम एक अच्छे बच्चे थे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि तुम चाहते थे या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता था कि तुम कर सकते थे या नहीं। अगर तुम एक बड़े शॉट थे तो 100 मिलियन नियम अप्रासंगिक होंगे। अगर तुम कचरे का एक टुकड़ा थे तो भले ही यह एक एकल नियम था, तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा। उसे उस बिंदु पर कचरा नहीं माना जाता था, लेकिन वह केवल आंतरिक अवस्था 5वीं ग्रेड में था। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी चीजें नहीं करेगा जो नियमों का उल्लंघन करती हैं। अन्यथा वह काले बाजार में नहीं भागता, वह इसे खुले तौर पर करता, मालिक सुनील से उसके लिए सामग्री तैयार करने के लिए कहकर। काले बाजार का स्थान रामपुर शहर के उत्तर पूर्वी कोने में एक पुराने शहर जिले में था। यह आमतौर पर रात 10 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले खोला जाता था। जब आर्यन पहुंचा तो काला बाजार अभी शुरू हुआ था। उसने अपना चेहरा बदलने के लिए एक प्रच्छन्न तकनीक का उपयोग किया था। अन्य लोग उसकी पहचान को पहचानने में सक्षम नहीं होंगे।